24 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब मिडिल ईस्ट में सिर्फ 24 घंटों के अंदर तनाव एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। चलिए आज हमारी सोर्स रिपोर्ट के आधार पर इसी संकट की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इसी एक लाइन से। ये लाइन अपने आप में उस पूरी विस्फोटक हालत को बयां कर देती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब जबरदस्त तनाव और दांव पर लगी बहुत कुछ। तो आज हम इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझेंगे? हम एक टूटे हुए वादे से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने पूरे इलाके को एक बड़े टकराव के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और इसकी जड़ में है एक वादा, एक ऐसा वादा जिसमें हालात को शांत करने की बात थी, लेकिन जो शायद निभाने के लिए था ही नहीं और लगभग फौरन ही तोड़ दिया गया। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है? देखिए, ऐलान और हकीकत के बीच का जबरदस्त फासला। एक तरफ तो 5 दिन के लिए हमले रोकने का ऐलान होता है, एक उम्मीद बनती है, और दूसरी तरफ 24 घंटे भी नहीं बीतते कि उस वादे की धज्जियां उड़ जाती हैं और नए हमलों की खबरें आने लगती हैं। अब हम आते हैं उस चिंगारी पर जिसने इस पूरे मामले में आग लगा दी। देखते हैं कि ये हमले असल में थे क्या, क्योंकि इन्हीं हमलों ने ईरान को उकसाया एक बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई के लिए। इस लिस्ट में जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये कि ये कोई मिलिट्री बेस नहीं थे। नहीं, ये थे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस, बिजली, पानी, वो चीजें जो आम लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं। और देखिए, ईरान का जो जवाब आया है वो कोई सरप्राइज नहीं था। ये एक पहले से दी गई चेतावनी थी। उन्होंने साफ साफ कह रखा था कि अगर हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ गया तो जवाब कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और जवाब आया, और क्या, जबरदस्त जवाब आया। ईरान ने अपना काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और बस इसी एक कदम ने समझिए पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। ये जो नंबर है ना 78, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कोई एक बार का गुस्से में किया गया हमला नहीं था। नहीं, ये ईरान के एक लंबे सोचे समझे मिलिट्री ऑपरेशन की 78th कड़ी थी। इससे पता चलता है कि ये तैयारी कितनी पुरानी और गहरी थी। तो सवाल उठता है, ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 आखिर है क्या? इसे चलाता है ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, और इनका तरीका एकदम सीधा है। मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दो इतनी बड़ी तादाद में कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम ही बैठ जाए। और इस 78वीं लहर के निशाने पर थे इजराइल के बहुत ही सेंसिटिव इलाके। बड़े शहर जैसे तेल अवीव और हाइफा तो थे ही, लेकिन डिमोना को टारगेट करना ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, क्योंकि यहीं पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ये जो हम देख रहे हैं ये ईरान की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वो बातचीत और डिप्लोमेसी वाला रास्ता छोड़ चुके हैं। अब उनकी भाषा है इम्पैक्ट ड्रिवन स्ट्राइक्स, मतलब अब बात नहीं होगी, सीधा एक्शन होगा। लेकिन देखिए, इस तरह की आग कभी एक जगह तक सीमित नहीं रहती, वो फैलती है। और ये आग भी सिर्फ 2 या 3 पार्टियों तक नहीं रही, बल्कि इसने अपने पड़ोसी देश इराक को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो हुआ ये कि IRGC ने उत्तरी इराक में कुछ कुर्द ग्रुप्स पर हमला कर दिया। उनका इल्जाम था कि ये ग्रुप ईरान के खिलाफ साजिश रच रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये हमले अमेरिकी ठिकानों के इतने करीब हुए कि तनाव एक नए लेवल पर पहुंच गया। और ठीक उसी वक्त जब मिडिल ईस्ट में ये सब चल रहा था, हजारों मील दूर अमेरिका में कुछ और ही हो रहा था, जिसका सीधा ताल्लुक तो इस जंग से नहीं था, लेकिन टाइमिंग बड़ी अजीब थी। अब कहानी में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जो हमें टेक्सास ले जाता है। यहाँ अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी में आग लग गई। अब सोचिए, एक तरफ इंटरनेशनल क्राइसिस और दूसरी तरफ ये एक बड़ा घरेलू संकट। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि ये मामला कितना बड़ा था। ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी। ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक थी जो देश की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हमारी सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में ये एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। इसका ईरान के किसी हमले से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भले ही ये हमला ना हो, इसकी टाइमिंग बहुत खराब थी। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया में इतना बड़ा संकट चल रहा है और उसी वक्त देश की एक बड़ी रिफाइनरी बंद हो जाए, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिरदर्द था। तेल की कीमतें, एनर्जी सप्लाई, सब पर सीधा असर। तो चलिए
अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। जब हम इन सब घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये 24 घंटे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत थे। तो इन 24 घंटों का निचोड़ क्या है? हम एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। डिप्लोमेसी अब शायद टेबल पर है ही नहीं, उसकी जगह ले ली है सीधे हमलों ने। अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। लड़ाई एक देश से दूसरे देश में फैल रही है। ये एक नई डरावनी हकीकत है जो पूरे रीजन को हिला सकती है। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। जब वादे टूट चुके हों, बातचीत के दरवाजे बंद हों और आसमान में सिर्फ मिसाइलें उड़ रही हों, तो इस जानलेवा खेल का अगला कदम क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।